हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि इस टाइम हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम 2026 को टारगेट करते हुए 7 दिन 7 नए नए पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, वो भी पेपर से पहले पेपर वाले प्रश्नों को। तो आज की इस क्लास में हम लोग पेपर से पहले दूसरे पेपर को डिस्कस करेंगे, जिसमें जीके, करंट अफेयर, हिंदी, मैथ और रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। 60 सवालों का यह पूरा पेपर होने वाले हैं और आप सभी का टारगेट रहेगा कि आप इन 60 सवालों में से कम 45 सवाल सही करें। जीके, करंट अफेयर, हिंदी, मैथ और रीजनिंग में जिस लेवल के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, सारे प्रश्न उसी तरह इस क्लास में होंगे। एसएससी के लेटेस्ट पैटर्न पे सारे क्वेश्चन होंगे और एसएससी एग्जाम के आधारित पर सारे प्रश्न आपको इस क्लास में मिलने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी का परीक्षा केवल 1 ही घंटे का होने वाला है। इसी 1 घंटे में आप सभी को जीके का 20 सवाल मिलेगा हल करने के लिए, हिंदी का 20 सवाल मिलेगा, मैथ का 20 सवाल मिलेगा और रीजनिंग का 20 सवाल मिलेगा। 80 सवालों का आपका पूरा पेपर होगा। 1 सवाल आप सही करेंगे, 2 नंबर, 160 नंबर का पूरा पेपर होने वाले हैं और 1/4 का माइनस मार्किंग होगा, यानी 4 क्वेश्चन आप गलत करेंगे तब जाकर आपका 1 नंबर कटेगा। यानी कि आप इस बार अपने पेपर में काफ़ी अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं, क्योंकि 4 क्वेश्चन गलत होगा तब जाकर आप सभी का 1 नंबर कटेगा। यानी आप थोड़ा सा भी अच्छे से तैयारी करके गए तो मान के चलिए आप 80 के 80 प्रश्न आप सही कर सकते हैं। 70 प्लस तो आप आराम से कर ले जाएंगे। इस पेपर को हल करने के बाद आप सभी को एक आइडिया भी मिल जाएगा, क्योंकि इस पेपर में वैसा ही सेम प्रश्न रखा है जैसे हर बार एसएससी जीडी के रियल पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पेपर को हल करते हैं। डेली क्लास एक सुबह 8 बजे चलती है, सुबह 11:30 बजे चलती है और एक रात 8 बजे। ये डेली क्लास की टाइमिंग हो रही है। दिन में 2 पेपर हो रही है, पेपर से पहले पेपर वाली। ठीक है, आपको तैयार करना है। तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई? भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? तो 1966 में शुरू हुई थी। पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया था? तो 1976 में जोड़ा गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर है? जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर है? तो केरल राज्य में है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो साथियों, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1920 में हुई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को करिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, मुथुस्वामी दीक्षितार किस संगीत के लिए एक महान प्रतिष्ठित गायक, संगीतकार और कवि थे? मुथुस्वामी दीक्षितार किस संगीत के एक महान प्रतिष्ठित गायक, संगीतकार और कवि थे? तो कर्नाटक के थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प लागू किया गया था, जिसने समाजवादी पैटर्न की सोसाइटी की स्थापना की? तो साथियों, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प लागू किया गया था, जिसने समाजवादी पैटर्न की सोसाइटी की स्थापना की थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, मौखरियों ने पहले के गुप्तों की नकल करने के लिए कौन सी उपाधि अपनाई? मौखरियों ने पहले के गुप्तों की नकल करने के लिए कौन सी उपाधि अपनाई थी? तो महाराजा धीराज की उपाधि अपनाई। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को, कौन सा नियम कहता है, यानी कौन सा नियम बताता है कि सूर्य के चारों ओर एक ग्रह की कक्षा की अवधि उसकी कक्षा की त्रिज्या के साथ तेजी से बढ़ती है? कौन सा नियम बताता है कि सूर्य के चारों ओर एक ग्रह की कक्षा की अवधि उसकी कक्षा की त्रिज्या के साथ तेजी से बढ़ती है? तो केपलर का तीसरा नियम बताता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, पहला पैरालंपिक खेल कहाँ पर हुआ था? पहला जो पैरालंपिक खेल हुआ था 1960 में, जो कि इटली के रोम में हुआ था भाई। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 1960 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप
उत्तरी भारत से संबंधित है। तो साथियों कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तरी भारत से संबंधित है? ऑप्शन देखिए और बताइए। जैसे कि भाई कथकली कहाँ का है? केरल का है। मोहिनीअट्टम भी केरल का है। कथक तो यूपी का है। कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का है। तो कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तरी भारत से संबंधित है? उत्तरी भारत यानी कौन सा हो जाएगा भाई? यूपी हो जाएगा, जो कथक हो जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला, और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ये सिलेक्शन वाले प्रश्न अपने पास मंगाना है और अपनी तैयारी को और भी अच्छी करनी है, जिससे आप अपना कट ऑफ को क्लियर कर सकें। तो भाई सिलेक्शन वाले प्रश्न आ चुके हैं, आप सभी को ये परचेस करना है, लेना है। एसएससी के नए पैटर्न पे जीके जीएस पूरा कंप्लीट आप सभी को मिलेगा। स्टैटिक जीके पूरा कंप्लीट मिलेगा। जिसकी भी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है या हो चुकी है, वो सोच रहे हैं कि एक बार हम पूरा सिलेबस को रिवीजन कर लें, तो ये पीडीएफ आपके लिए होने वाला है भाई। वो भी एसएससी के नए पैटर्न पे। जिस तरह से एसएससी अपने अब सवाल को अपडेट करा ना, अपडेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ मिलेगा। इंग्लिश प्लस हिंदी के अलग से क्वेश्चन मिलेगा आप सभी को। करंट अफेयर पूरा 1 साल का। रीजनिंग पूरा कंप्लीट चैप्टर वाइज डिटेल सोल्यूशन के साथ। मैथ्स पूरा कंप्लीट आप सभी को चैप्टर वाइज डिटेल सोल्यूशन के साथ में। इसके अलावा 1000 क्वेश्चनों का आपको अलग से टेस्ट मिलेगा। स्टैटिक जीके का 2350 अलग से क्वेश्चन मिलेगा। तो ये नंबर नीचे दिखाई दे रहा है ना, इस पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करके इसे मंगा लेना है और अपना एक सीट को भाई सुनिश्चित करना है। अपने शिफ्ट में काफ़ी अच्छा स्कोर करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। सरकारी संपत्तियों की बिक्री को और किस नाम से जाना जाता है? सरकारी संपत्तियों की बिक्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो बी निवेश के रूप में जाना जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 को, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर दिया गया था? तो साथियों किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर दिया गया था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 को, भारत के संविधान का भाग चौथा निम्नलिखित में से किसके बारे में बताता है? भारत के संविधान का भाग जो चौथा है वो किसके बारे में बताता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आर्टिकल 36-51 के बीच में, जो आयरलैंड देश के संविधान से बनाया गया, डीपीएसपी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। यदि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तो संसद विधानसभाओं के कार्यकाल को एक बार में कितने समय तक बढ़ा सकती है, यानी कितने महीने तक बढ़ा सकती है? तो ध्यान रखिएगा भाई, 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 को, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय का एक प्रकार नहीं है? तो साथियों कौन सा जल निकाय का एक प्रकार इनमें से नहीं है? जैसे लैगून है भाई, मुहाना है, अक्सबो झील है, लेकिन डेल्टा नहीं है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो एसएससी जीडी एग्जाम के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि भाई क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास तुरंत पहुँचे। ठीक है। और ये क्लास आपके पूरे एग्जाम तक चलने वाली भाई। देखिए, भारत के किस भाग में नवपाषाण और महापाषाण काल के बीच के अंतराल में सबसे पहले लोहे की वस्तु दिखाई दी? भारत के किस भाग में नवपाषाण और महापाषाण काल के बीच के अंतराल में सबसे पहले लोहे की वस्तु दिखाई दी? तो याद रखिएगा दक्षिण भारत में। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 को, पद्म भूषण से सम्मानित सीबी चंद्रशेखर भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के कलाकार हैं? पद्म भूषण से सम्मानित सीबी चंद्रशेखर भारत के किस शास्त्रीय नृत्य शैली के कलाकार हैं? तो ये भरतनाट्यम के कलाकार है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 को, अनिल श्रीनिवासन भारत के अद्वितीय कलाकारों में से एक हैं जो कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? अनिल श्रीनिवासन भारत के अद्वितीय कलाकारों में से एक है जो कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो पियानो बजाते हैं। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 को, बैडमिंटन की चिड़िया यानी शटलकॉक 16 पंखों से बनी होती है। यह 62 से लेकर 70 मिमी लंबी होती है और इसका वजन किसके बीच में होता है? बैडमिंटन की चिड़िया होती है जिसे हम खेलते हैं, वो 16 पंखों से बनी होती है। यह 62 से लेकर 70 मिमी लंबी होती है और इसका वजन कितने ग्राम के बीच में होता है भाई? तो 4.74 और 5.5 ग्राम के बीच होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों आगाज हो चुका है।
आप सभी को मैदान में उतरने की आवश्यकता है, केवल 7 दिन का समय बाकी है। ठीक है, तो अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से रखिए आप लोग। त्यौहार जिसमें नाग देवी मनसा की पूजा की जाती है, भारत में बंगाल, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। तो साथियों, कौन से त्यौहार में जिसमें नाग देवी मनसा की पूजा की जाती है, भारत में बंगाल, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में यह मनाया जाता है त्यौहार? तो बिहुला त्यौहार है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 को। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर दर्ज की गई? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर दर्ज की गई? तो केरल राज्य में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को। 19वें राष्ट्रमंडल खेलों का उद्घाटन समारोह 2010 में किस स्टेडियम में आयोजित किया गया था? 19वें राष्ट्रमंडल खेलों का उद्घाटन समारोह 2010 में किस स्टेडियम में आयोजित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को। हेनरी मोस्ले ने किस वर्ष में तत्वों की तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए एक्सरे का उपयोग किया और इन मापों को उनके परमाणु संख्याओं के साथ सहसंबंधित किया? तो साथियों, हेनरी मोस्ले ने किस वर्ष में तत्वों की तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए एक्सरे का उपयोग किया और इन मापों को उनके परमाणु संख्याओं के साथ सहसंबंधित भी किया था? तो वर्ष 1913 में किया। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए, 24 नंबर को। भारत की कृषि पर हरित क्रांति का प्राथमिक प्रभाव क्या था? भारत की कृषि पर हरित क्रांति का प्राथमिक प्रभाव क्या था? तो खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 को। देवबंद आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे जिसका उद्देश्य इस्लामी संस्कृति को संरक्षित करना था? तो साथियों, देवबंद आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे जिसका उद्देश्य इस्लामी संस्कृति को संरक्षित करना था? तो ध्यान रखिएगा, मोहम्मद कासिम नानोतबी थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 को। हिमालय पर्वत भारत की उत्तर दिशा में स्थित है, रेखांकित शब्द में कौन संज्ञा है? आप देखिए, आपका हिंदी का सवाल आ गया। इस बार टारगेट हमारा है कि भाई हिंदी में 20 के 20 सवाल हम सही करें अपने पेपर में, ये इस बार हमारा टारगेट होने वाला है। तो बताइए, हिमालय जो रेखांकित शब्द है कौन सी संज्ञा है? तो याद रखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका अंग दुरुस्त न हो उसे क्या बोलेंगे भाई? जिसका अंग दुरुस्त नहीं होता है तो उसे हम अपंग बोलते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को। दरिद्र का पर्याय कौन सा भाई? दरिद्र का पर्याय कौन सा इनमें से आप सभी बताएंगे? तो अकिंचन है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 को। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सौरभ जो ने भाषण दिया वह तथ्यपूर्ण था। तो बताइए, सौरभ जो ने, तो इसमें क्या बनेगा परफेक्ट? सौरभ ने जो भाषण दिया, ने जो भाषण दिया, ये परफेक्ट होगा भाई। सौरभ जो ने भाषण दिया ये गलत है, सौरभ ने जो भाषण दिया ये परफेक्ट बनेगा। तो इस साल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। दाल में काला होना, मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होगा? दाल में काला होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या बनेगा? तो आशंका होना। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को। इनमें से किस वाक्य में त्रुटि है? तो साथियों, किस वाक्य में त्रुटि है? तो पानी में कौन पड़ गया भाई? ये तो क्रिया प्रयोग त्रुटि है, क्रिया प्रयोग त्रुटि है। पानी में कौन पड़ गया कि पानी में कौन गिर गया, ऐसे होगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। क्लियर? चलिए अगला सवाल को देखिए और इसका उत्तर बताइए। हमें अच्छे साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्धि वर्तनी बताइए। अध्ययन हम लोग कैसे लिखते हैं? ऑप्शन देखिए, तो पहला ऑप्शन देखिए, बिल्कुल राइट आंसर है भाई। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को। गर्मी के मौसम में लगना स्वाभाविक है, प्रस्तुत वाक्य रिक्त स्थान में उचित तद्भव शब्द क्या होगा? बताएंगे दोस्त इस सवाल का राइट आंसर। गर्मी का मौसम चल रहा है, तो गर्मी के मौसम में क्या लगना स्वाभाविक है? प्यास, पूछ या पिपासा, तद्भव शब्द बताना है, ध्यान रखिएगा।
तो भाई गर्मी के मौसम में प्यास लगना तो स्वाभाविक है, तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। जिसे लाज नहीं आती, तो साथियों जिसे लाज नहीं आती उसे क्या बोलते हैं? निर्लज। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को, निम्न वाक्य में रेखांकित पद को संशोधित कर लिखिए। वे सब कालचक्र के पहिए के नीचे पिस गए। बताइए, वे सब कालचक्र के पहिए के नीचे पिस गए, तो आप रेखांकित यानी पहिए के नीचे, यानी वे सब कालचक्र में पिस गए, कालचक्र में पिस गए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। वे सब कालचक्र के पहिए के वे सब कालचक्र में पिस गए, पहिए के नीचे नहीं, क्या होगा? वे सब कालचक्र में पिस गए, ये परफेक्ट बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए 36 को, समूल का विलोम क्या होगा? समूल का विलोम तो निर्मूल होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या बनेगा? अभ्यास अथवा व्यवहार से प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? वाक्य के रिक्त स्थान के उपयुक्त शब्द से पूर्ति कीजिए। अभ्यास अथवा व्यवहार से प्राप्त ज्ञान को अनुशासन कहते हैं, अनुसरण करते हैं, अनुभव कहते हैं, या अनुभूति कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, अनुभव कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को, निम्नलिखित में से सही युग्म की पहचान कीजिए। सही युग्म की पहचान करना है तो कौन सा है? नर्स अंग्रेजी, बिल्कुल परफेक्ट है भाई, यानी पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को, विलोम शब्द की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प का चयन करें। विलोम शब्द की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प का चयन करना है तो कौन सा भाई? जैसे हित, अहित, अपमान, निरादर। अपमान का विलोम शब्द क्या होता है भाई? सम्मान होता है ना भाई, सम्मान होता है। निरादर का क्या होता है? आदर होता है, यानी सवाल का तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा भाई। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को, बिग का विलोम शब्द नीचे देगा विकल्पों में सुनिए। बिग का विलोम शब्द क्या बनेगा? तो अज्ञ होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 41 को, सौम्य का विलोम क्या है? सौम्य का विलोम उग्र है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 42 को, निम्नलिखित में से बहुवचन से संबंधित वाक्य कौन सा है? बहुवचन से संबंधित वाक्य इनमें से कौन सा है? वे सभी योद्धा हैं, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 43 को, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। मांस न खाने वाला, मांस न खाने वाला, इसके लिए क्या बनेगा भाई? तो निरामिष बोलेंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 40। तो साथियों अब देखिए रीजनिंग और मैथ के सवाल चलेंगे आपके एग्जाम के लिए। भाई डेली क्लास में कथन और निष्कर्ष वाले सवाल चल रहे हैं, क्योंकि पेपर में 2 से 4 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। तो कथन और निष्कर्ष का मतलब क्या होता है? कथन का डायग्राम बनाइए और निष्कर्ष बता दीजिए। अब देखिए जैसे इसमें क्या दिया है, कथन कुछ टैब दवाएं हैं, यानी कुछ टैब, टैब को हम टी से लिख रहे हैं, कुछ टैब जो है ना वो दवाएं हैं। ठीक है, दवाएं को डी से लिख दिया हमने। कुछ टैब मलहम है, यानी कुछ टैब जो ये मलहम है। कुछ दवाएं शाखाएं हैं, यानी कुछ दवाएं क्या भाई? शाखाएं हैं। ये कथन बनकर तैयार हो चुका है। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ टैब शाखाएं हैं, कुछ टैब क्या शाखाएं? बिल्कुल नहीं भाई, इनका तो रिलेशन नहीं बना है। शाखा और टैब का रिलेशन बना है? कुछ नहीं बना है। यानी पहला तो निष्कर्ष गलत है कथन के अकॉर्डिंग। दूसरे का देखिए कुछ दवाएं क्या मलहम है, कुछ दवाएं क्या मलहम है, और इनका भी रिलेशन देखिए कुछ नहीं रिलेशन बना है। यानी इसमें न तो निष्कर्ष एक और न ही दूसरा अनुसरण कर रहा है। तो इस सवाल का सेकंड नंबर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। बताएंगे आप सभी लोग किसी प्रकार का डाउट? चलिए अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या निकल के आएगा। अब इस सवाल का उत्तर दीजिए आप लोग भाई। ये भी सवाल हम डेली क्लास में करवा रहे हैं आपके लिए कि आप सभी से गलती ना हो। ऐसा कोई भी क्लास नहीं होता कि ये सवाल हम अपने से हल ना करें भाई, आप जानते हैं। तो एक निश्चित कूट भाषा में ए प्लस बी का अर्थ है ए जो बी की माँ है, ए माइनस बी का अर्थ है ए जो बी की बहन है, ए गुणा बी का अर्थ है ए जो बी का पिता है, और ए भाग बी का अर्थ है ए जो है बी का भाई है।
यदि ए प्लस बी गुणा सी भाग डी माइनस सी है तो ए का सी से क्या संबंध है? तो साथियों ए का सी से क्या संबंध है, यही सवाल पूछ दिया। तो चलिए बना देते हैं भाई। देखिए ए प्लस बी है तो प्लस का मतलब क्या दिया प्रश्न में, ए प्लस बी का अर्थ है ए जो बी की माँ है, यानी बी की माँ ए हो जाएगी, ठीक है। और गुणा सी है, गुणा का मतलब ए गुणा बी का अर्थ है ए जो है बी का पिता, यानी सी का पिता कौन है? बी। सी का पिता कौन है? बी। सी भाग डी, सी भाग डी। भाग का मतलब ए भाग बी का अर्थ है ए जो है बी का भाई, यहाँ पे डी का भाई सी हो जाएगा। डी के बाद माइनस सी है, माइनस का मतलब क्या दिया? ए माइनस बी का अर्थ है ए जो बी की बहन, यानी सी की बहन डी हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए डी ने ई है माई, यहाँ पे ई है, ये मैं हो गया भाई, मेरी बहन होगी, मेरी बहन का भाई, यानी आपस में हम तीनों तो भाई क्या है? भाई बहन है तीनों, ई डी सी। लास्ट वाले को अपने आप को मान लिया मैं हो गया, मेरी बहन डी है, मेरे बहन का भाई सी यानी मेरा भी भाई होगा, मेरे भाई के पिता यानी मेरे पिताजी, और मेरे पिता के माँ यानी मेरे पिता की माँ, यानी हमारी क्या लगेंगी? हमारे पिता की माँ क्या लगती हैं? आपसे बताएंगे, यानी हमारे पिता की माँ लगेंगे। तो बी ऑप्शन हम लोग राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए सवाल क्या पूछा, ए का सी से क्या रिलेशन था? ए का सी से यानी पिता की माँ है, सी बी ए चेक करिए। क्लियर? यहाँ तक आप सभी किसी प्रकार डाउट इस सवाल में? चलिए भाई नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या बनेगा? दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? बताएंगे आप सभी लोग। 781, 791, 800, 808, 815 नंबरों का श्रृंखला बढ़ रहा है भाई। देखिए 781 से 791 यानी +10, 791 से 800 तो इसमें +9, 800 से 808 +8, 808 से 815 यानी +7 इसमें हुआ, यानी 10, 9, 8, 7 यानी +6 इसमें करना पड़ेगा। 815 6 कितना हो जाएगा? 821 हो जाएगा। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? यहाँ तक आप सभी किसी प्रकार का डाउट इस सवाल में? बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या बनेगा? एक निश्चित गुण भाषा में स्टे को 38, 45 और लेज को 35, 78 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। दी गई कुट भाषा में टी को कैसे कुटबद्ध किया गया है? बताएंगे आप सब लोग। इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? जैसे दोस्त मेरे देखिए ये भी सवाल हर एक क्लास में होता है। स्टे का कोड 38, 45 जितने अक्षर है उतने अंक भी हैं। लेज खाते हैं आप लोग ना, यस ठीक है। लेज में 4 अक्षर तो इसमें भी 4 अलग नंबर कोड किया है। तो पूछ का टी का, तो देखिए आप कॉमन चेक करेंगे तो स्टे में टी है लेकिन लेज में टी है नहीं, यानी हम एलिमिनेट कर देंगे। जैसे देखिए स्टे में 3 है, लेज में 3 है तो हट जाएगा। स्टे में 5 है और लेज में 5 है तो हट जाएगा। 8 स्टे में है, लेज में भी 8 तो एलिमिनेट हो जाएगा। बच रहा कौन सा? 7 इसमें बच रहा है और स्टे में 4 बचा, जिसमें टी रहेगा उसी में आंसर होगा। तो देखिए स्टे वाले में 4 बचा है तो टी का कोड क्या हो जाएगा? टी का कोड 4 होगा मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? आप सभी को समझ में आया किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या बनेगा? यदि शब्द नोटेबल के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? तो साथियों यदि शब्द नोटेबल के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? ये तो बेस्ट लेवल का सवाल है भाई, और ये भी आपको 2 नंबर देकर ही जाएगा। नोटेबल, ठीक है, यही है आपका। तो आप क्या करेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले कौन आएगा? ए आएगा, फिर बी आएगा, सी डी नहीं है, ई है, एफ जी एच एल है, एल के बाद देखिए एम नहीं, एन, ओ टी कोई है भाई, एन से बदल गया, बी से ओ हो गया, टी से ई हो गया, ए से एल हो गया, बी से एन हो गया, एल से ओ हो गया, ई से टी हो गया, यानी शून्य हो जाएगा भाई। कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? किसी भी अक्षर का नहीं, तो शून्य का डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 को। अब इस सवाल का राइट आंसर आप बताइए तो कितना राइट आंसर आएगा? हल करिए, कॉपी पेन लेकर साथ में बैठे हैं ना भाई। आपसे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? आरसी 66 का रिलेशन एसडी 67 से एक निश्चित संबंध है, उसी प्रकार NV3 का OW4 से संबंध है।
तो समांतर का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित में CH9 किससे संबंधित है, बताइए। जैसे RC जो 66 है, इसका रिलेशन SD 67 से है। 66 में एक जोड़ देंगे 67, R के बाद S, C के बाद D, यानी भाई इसमें तो +1 हुआ है, चाहे अक्षर में देख ले चाहे नंबर में, सभी में +1 हुआ है। उसका देखिए NV3OW4 3 से 4 +1, N14O15 तो +1, V22W23 तो +1, तो इसमें +1 हुआ है। तो आप क्या करिए, CH9 पूछा है तो +9 कर दीजिए, +1 कर दीजिए। 9 1 10, H के बाद कौन आता I, C के बाद D यानी DI10, तो इस साल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। +1 करना था भाई, केवल +1 करना था, ठीक है, तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 50 को। एक निश्चित गुण भाषा में CBGD HGLI से संबंधित है और UFLO ZKQT संबंधित है, तो दी गई गुण भाषा में VJRM दिए गए विकल्पों में से किस संबंधित है। तो साथियों आप सभी को ना केवल इन दोनों का रिलेशन बनना है, केवल इन दोनों का रिलेशन पहले चेक करना है, CBGD का और HGLI। अब देखिए हर एक अक्षर का कोड करिए, C3 H8 तो इसमें +5 हुआ है, D4 G7 तो इसमें +3 हुआ है भाई। क्लियर, एक सेकंड भाई, इसमें तो गलती लिखा गया भाई, ये तो CBGD है ना, आप लोग भी बता नहीं रहे हैं, HGLI है। जैसे 3 H8 तो +5 हुआ है, B यहाँ पे 2 G7, अब देखिए +5 हुआ है, G7 L12 तो +5 हुआ है, D4 I9 तो +5, यानी रिलेशन इसमें तो भाई केवल सिंपल सा +5 का लगाया। तो लास्ट में जो पूछा है ये रिलेशन लगाएंगे, इसका आप नहीं अपने पेपर में चेक करेंगे क्योंकि टाइम आपका भाई चला जाएगा, 60 मिनट में पूरा पेपर हल करना है, ध्यान रखिएगा इसका आप लोग, ठीक है। तो देखिए VJRM, भी होता 22 22 5 27 27 पे आता है, दे 10 J10 10 5 15 15 पे O आता है, R 18 18 5 23 18 5 23 23 पे W आता है, M 13 13 5 18 18 पे R आता है, यानी AOWR C ऑप्शन, तो 50 का C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 51 को। एक कक्षा के 52 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक कक्षा के 52 छात्रों की औसत आयु 12 है, यानी कि 12 दूना 24 का 4 2, 12 पंजे 60 2 62, यानी कितना हो जाएगा 624 के बराबर हो जाएगा। यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल किया जाए, यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल किया जाए तो पूरे समय की जो औसत आयु है 13 वर्ष हो जाती है। यानी एक कक्षा में तो 52 छात्रों को औसत आयु 12 वर्ष है, यदि शिक्षा की भी आयु को मिला जाए तो कितने हो जाएंगे 53, अब जाके कितने वर्ष हो रहा है 13 वर्ष हो रहा है, तो किसके बराबर हो जाएगा 13 तिया 39 का 9 3 13 5 65 3 68, तो पूछा किसका है तो शिक्षक की आयु पूछा, तो माइनस कर दीजिए ना, 689 में से 24 को घटाइए, 624 को कितना आएगा 65 आएगा, 689 में से 624 घटाना है तो 65 आएगा, यानी शिक्षक की आयु वर्षों में कितने होगी 65 साल, यानी 65 वर्ष। तो इस साल का कितना आ जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 52 को। एक व्यक्ति 22 रुपये में एक सीलिंग फैन खरीदता है और 35% हानि बेचता है, तो सीलिंग फैन का विक्रय मूल्य क्या होगा। एक व्यक्ति भाई 2200 रुपये में एक सीलिंग फैन खरीदता है और 35% की हानि पे, यानी 100 से 35% यानी 65 हो जाएगा, बटे में 100, 00 से 00 कैंसिल, 22 गुणे 65 कितना हो जाएगा बताएंगे आप सभी लोग। 65 दूना 130 का 0 13, 65 दूना 130 13 143, यानी भाई 14 से 30 रुपये होगा, यानी पहला ऑप्शन होगा। तो सीलिंग फैन का जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा 14 से 30 रुपया होगा। क्लियर मेरे दोस्त, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 53 को। तो साथियों आपको किसी भी सवाल पे थोड़ा सा भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा भाई, डाउट लेकर आप बिल्कुल भी नहीं चलेंगे भाई। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे भाई, ठीक है। देखिए 0.5 और
72 का मध्यानुपाती क्या होगा? तो साथियों मध्यानुपाती जब हम निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं? रूट में a इंटू बी। तो अब क्या करें यहाँ से, रूट में a कितना है 0.5 मान लीजिए, b कितना है 72 है, तो इसका मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा? इसका तो आएगा देखिए 5 दूना 10 के 0, 5 से भाई 36, ये 36 360 आ रहा है, लेकिन ये तो 0.5 है तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो रूट 36 किसकी होती है? तो सर 6 का होती है। तो इस सवाल का कितना हो जाएगा? रूट 6, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। बी होगा कि सी होगा भाई? रूट 6 ना, सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर भाई? किसी प्रकार का डाउट? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 को। एक कंपनी 10 रुपये प्रत्येक मूल्य के पेन पर 2 खरीदे 1 मुफ्त पाए योजना प्रदान करती है, तो प्रभावी छूट प्रतिशत कितना होगा? तो दोस्त मेरे एक कंपनी ₹10 प्रत्येक मूल्य के पेन पर 2 खरीद 1 मुफ्त पाए योजना प्रदान करती है, तो प्रभावी छूट प्रतिशत कितना होगा? टोटल पेन पहले कितना है भाई? पहले आप टोटल पेन बता दीजिए। सर जी टोटल पेन तो 3 हो रहा है, क्योंकि 2 खरीद रहे हैं 1 मुफ्त मिल रहा है, ठीक है। तो योजना प्रदान है तो प्रभावी छूट कितना होगा? छूट कितना हो रहा है भाई? 1 का छूट मिला है, किससे मिला? 3 से खरीद मिला है, तो मल्टीप्लाई 100 होगा। तो कितना होगा? 100/3 कितना होता है? 33 सही, 1/3%। यानी इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 54 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 को। अब इसको आप लोग हल करिए जरा, तो भाई बोर्ड में स्कीम लगा करते कौन देखते हैं कौन हल कर पाता है भाई इस सवाल को। जस्ट देखिए ये -9 है, ठीक है, ब्रैकेट तो यहां से दोस्त मेरे कितना हो जाएगा? ये माइनस है, 1 सेकेंड, इतना बड़ा कैसे लिखा गया भाई? ये -9 है, ये ब्रैकेट क्या है भाई? क्लोज है, ये माइनस है। अब देखिए भाई, अब ये -15 है तो भाग करेंगे -60 से, क्या हो जाएगा? आप जानते हैं कि ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से इस ब्रैकेट में केवल 4 बचेगा, प्लस अब ये -3 है और ये गुणा है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? माइनस में 24 हो जाएगा भाई। पहला लाइन में तो सॉल्व पूरा कंप्लीट हो गया भाई। देखिए जब -9 को हमने यहाँ लिख दिया, माइनस लिखा, जब आप 15 का भाग 60 में कराएंगे तो भाई ऐसा कराएंगे ना, -60 और -15, तो आप सीधे से माइनस को काट देंगे तो 4 आएगा केवल ने। देखिए हमने 4 यहाँ पे लिखा है, ठीक है, 4 हमने लिख दिया। उसका देखिए प्लस का साइन है, अब -3 का गुणा 8 में करेंगे तो -24 होगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? -9 -4 प्लस माइनस माइनस तो 24। अब इसको हल करिए आप लोग, कितना हो जाएगा भाई? आप सभी बताएंगे। तो दोस्त मेरे यहाँ से -9 तो कितना हो जाएगा? देखिए -9 -4 -24 कितना? -28 हो जाएगा, जुड़ जाएगा भाई। अब यहाँ से कितना होगा? -9 और -28 कितना हो जाएगा? -37 हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ से पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? इस सवाल में किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। चलिए अब दूसरे सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या बनेगा? इस सवाल का आंसर दीजिए आप लोग तो जरा। KLMN O और P एक वृत्ताकार में चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 2 2 4 2 6 लोग बैठे हैं भाई। 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे हैं। तो बताइए सवाल में कौन सा राइट आंसर होगा? पहला लाइन पढ़िए, के जो है यल के दाएं से दूसरे स्थान बैठा है। यल के दाएं से दूसरे स्थान पे के बैठे, तो यल को यहाँ बैठा लीजिए, के को यहाँ बैठा लीजिए। यल का दूसरा स्थान पे के बैठ गया, वो भी राइट साइड में। पहला लाइन क्लियर। यन जो है वो के बाएं से तीसरे स्थान बैठा है। यन जो है वो के बाएं से तीसरे स्थान बैठा है। तो दोस्त मेरे के तो ऑलरेडी बैठ चुका है, तो इसके बाएं से तीसरे स्थान पे यानी इधर बैठेगा भाई। यन इधर बैठ जाएगा, तीसरे का स्थान, पहला दूसरा तीसरे का स्थान पे यन बैठ गया के बाएं से, ठीक है। यन यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद पी जो है वो के का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी भाई पी यहीं पर आना, या तो पी यहाँ आएगा या तो पी यहाँ आएगा। नहीं गुरु, पी यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि सवाल बोल दिया है कि पी जो है ना वो के का निकटतम पड़ोसी नहीं होगा, यानी पी यहाँ पर आएगा भाई। क्लियर हो गया, के का पड़ोसी नहीं होगा। फिर देखिए
ओ जो है यम के बाएं से दूसरे स्थान पे है। अब इसको हल करते भाई, यम के बाएं से दूसरे स्थान पे ओ, तो यम के बाएं से दूसरे के स्थान पे ओ को बैठा दीजिए, सॉल्व पूरा हो गया। अब देखिए सवाल में क्या पूछा है, के संदर्भ में ओ का स्थान क्या है। तो साथियों के संदर्भ में ओ का स्थान क्या है, बताइए आप लोग, के संदर्भ में ओ का स्थान क्या है। तो सर जी के तो यहाँ है, के संदर्भ में ओ का स्थान है भाई जस्ट बिल्कुल निकटतम बाएं में है ना, निकटतम बाएं में, तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। बताइए इस सवाल में किसी प्रकार का डाउट, बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, BDF, HJL, NPR, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो पहले अक्षर के लेसन निकालिए, B H N, B2 H8 N14, तो 2 से 8 प्लस 6, 8 से 14 प्लस 6, तो इसमें सिंपल सा प्लस 6 हुआ है, 14 26, 20 पे कौन अक्षर आता है, टी आता है, यानी हमारा पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। और कोई ऑप्शन देखिए टी से शुरुआत नहीं किया भाई, क्लियर, ओके। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 को, संख्या 7 8 1 5 2 4 6 9 के प्रत्येक अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा बाएं से चौथा होगा। बताइए दोस्त मेरे, आरोही क्रम मतलब समझते हैं छोटा से बड़ा, लेकिन आपको ये जो मूल नंबर दिया ना इसी का इस्तेमाल करके इन्हीं को नंबर देखकर आपको करना है, 78 15 24 69, तो सबसे छोटा 1 है, फिर 2 है, 3 नहीं है भाई, 4 है, फिर उसके बाद 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बाएं से चौथा होगा, बाएं से चौथा देखना है भाई इधर से, तो चौथा स्थान में 5 है, देखिए पहले पे 1 है, दूसरे के पे 2 है, तीसरे के पे 4 है, चौथे पे 5 है, तो चौथा पूछा है बाएं से, तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर भाई। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 को, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, तो वह कौन सा जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो साथियों 4 ऑप्शन दिया गया ना, 3 ऑप्शन किसी ना किसी एक पैटर्न पे समान है लेकिन एक अलग है, तो उसी अलग को बताना आप सभी को। बताइए, देखिए जैसे पहला ऑप्शन KMH है, KMH है, तो इसी में हम क्या करेंगे, इनका कोड करेंगे, K11 M13 H8, 11 से 13 तो +2, 13 से 8 -5 इसमें हुआ है। ऑप्शन भी देखिए QSN, Q17 S19, तो इसमें देखिए +2 हुआ है, और N14 इसमें -5 कर दिया। देखिए सी ऑप्शन देखिए GDH G7 D4, यानी इसमें तो भाई देखिए -3 कर दिया, और ये 8 कर दिया यानी +4 कर दिया, यानी यही अलग हो गया भाई सी ऑप्शन, क्योंकि ये दोनों कॉमन मिल गया, तो जाहिर सी बात है कि तीसरका वाला भी आप सभी को कॉमन मिलेगा, +2 -5 वाला। तो इस सवाल का सी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। बताइए दोस्त, इस प्रकार का जब भी आपको इस तरह का सवाल दे, 2 यदि आपको सेम मिल गया, तीसरका ऑप्शन जैसे ही अलग मिला तो समझ वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई लास्ट सवाल आज के इस सेशन का हल करते हैं। एक निश्चित गुण भाषा में सन इज हॉट को IAAHFT के रूप में और मून इज ब्यूटीफुल को ILAIKZY के रूप में कुड़बद्ध किया जाता है। दी गई कुड़ भाषा में इज को कैसे कुड़बद्ध किया गया है। तो साथियों आप सभी से इज का कोड पूछा है ना, तो कॉमन चेक करिए ना। सन इज हॉट इज इसमें भी है, मून इज ब्यूटीफुल दोनों में इज कॉमन है, तो इसका मतलब दोनों में कॉमन मिलेगा। देखिए कौन सा LA क्या भाई कॉमन है, तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्योंकि भाई जब सिंगल पूछता है तो हम कॉमन चेक करते हैं ना, पहले कॉमन मिल जाता है तो हमें क्लियर हो जाता है कि उसके कोड में भी कोई ना कोई हमें कॉमन मिल जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएंगे। तो साथियों फाइनली पेपर से पहले दूसरे पेपर को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो बताइए आप सभी को किसी भी सवाल पे डाउट, तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएंगे। यदि आपको किसी भी सवाल पे डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए सेशन को यहीं पे समाप्त करते, मिलते साथ ही एक और नए सेशन के साथ। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।